नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। इस वीडियो में आज हम भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये दोहरा शासन लगभग 1920 से 1937 तक चला। बाद में प्रांतों में दोहरे शासन को समाप्त करके स्वायत्तता स्थापित की गई। चूँकि हमारे देश में उत्तरदायी शासन की मांग बहुत ज़ोरों से हो रही थी, इसलिए जनता को संतुष्ट करने के लिए कुछ सुधार किया जाना आवश्यक था। अतः लॉर्ड मॉन्टेगू तथा चेम्सफोर्ड यह समझते थे कि भारतीयों को एकदम से सारे अधिकार नहीं दिए जा सके, वरन कुछ अधिकार इनको देना आवश्यक है, तभी इनकी योजना सफल होगी, नहीं तो नहीं होगी। अतः इन सुधारों का तत्कालीन उद्देश्य ये था कि भारतीयों को थोड़ी सी जिम्मेवारी सौंपी जाए और उनको इस हेतु प्रशिक्षण दिया जाए। इस पद्धति के अनुसार प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित तथा आरक्षित विषयों में बांटा गया। जैसे कि अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। केंद्रीय सूची में 47 विषय रखे गए और प्रांतीय सूची में 50 विषय रखे गए। फिर प्रांतीय सूची को भी दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। न्याय, पुलिस, सिंचाई तथा नहरें, भू राजस्व, अकाल में सहायता, समाचार पत्रों पर नियंत्रण इत्यादि विषय जो देश में शांति स्थापित करने और जन कल्याण के लिए अधिक आवश्यक समझे गए आरक्षित विषय रखे गए, जिनका नियंत्रण गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारिणी परिषद के हाथों में रखा गया। स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा इत्यादि हस्तांतरित विषय रखे गए, ताकि इनमें मंत्री जहाँ तक हो सके जनता की सेवा करें और यदि कुछ गलती करें तो बिना किसी विशेष हानि के उसे ठीक कर दिया जाए। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सहायता से चलाता था। गवर्नर की परिषद में प्राय अंग्रेज होते थे और वह अपनी परिषद सहित गवर्नर जनरल तब भारत सचिव की तरफ उत्तरदायी होता था। यानी गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद प्रांतीय परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, वह गवर्नर जनरल और भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव ब्रिटिश संसद की तरफ उत्तरदायी होता था। अतः गवर्नर तथा उसकी परिषद पर प्रांतीय विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं था। दूसरी तरफ हस्तांतरित विषयों के शासन की जिम्मेवारी भारतीय मंत्रियों को दी गई। वे प्रांतीय विधान परिषद की तरफ जिम्मेदार थे। उनकी जिम्मेदारी गवर्नर की तरफ भी थी। अतः उन पर दोनों का नियंत्रण था और उन्हें दोनों को प्रश्न करने में बहुत कठिनाई का अनुभव होता था। दोहरे शासन पर अमल कि किस प्रकार से इसको कार्य रूप दिया गया। जैसा कि अभी बताया कि प्रांतीय दोहरा शासन भारत में 1 अप्रैल 1921 से 1 अप्रैल 1937 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। सबसे पहले यह बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और असम में शुरू किया गया। 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत गवर्नर प्रांत बन गया और यह वहाँ पर भी लागू किया गया। 1920-21 ईस्वी में दोहरे शासन के लिए प्रथम चुनाव हुए। इन चुनावों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। इसलिए 1921 से 1923 तक उदारवादियों ने कौंसिल और मंत्रिमंडल में प्रवेश किया। 1924 में कांग्रेस ने चुनाव लड़े। कांग्रेस की ओर से स्वराज्य दल ने इस चुनाव में भाग लिया।
स्वराज्य दल ने दोहरे शासन को असफल बनाने और राष्ट्रीय भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए ही काउंसिलों में प्रवेश किया था। वहां जाकर स्वराज्य दल ने दोहरे शासन में परिवर्तन के लिए निरंतर मांग की। उनकी मांग से विवश होकर सरकार ने बुद्धिमान कमेटी की 1924 ईस्वी में नियुक्ति की। बुद्धिमान कमेटी के यूरोपीय सदस्यों ने दोहरे शासन को सफल बनाने के लिए इसमें कुछ परिवर्तनों के सुझाव दिए, परंतु इसमें भारतीय सदस्यों ने, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना तथा सर तेज बहादुर स्प्रो शामिल थे, दोहरे शासन को मौलिक रूप से गलत बताया। साइमन कमीशन ने भी इसके दोषों की आलोचना की। जब दोहरे शासन पर अमल प्रारंभ हुआ तो इसमें अनेक त्रुटियां दिखाई दी, जो निम्नलिखित है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। दोहरे शासन में अनेक त्रुटियां थी। सैद्धांतिक दृष्टि से गलत। दोहरा शासन सैद्धांतिक दृष्टि से गलत था। यह इस बात को मानकर चलता था कि भारतीय अभी पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए अयोग्य है। अतः भारत में शुरू में थोड़ी सी उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए और भारतीय मंत्रियों को साधारण से अधिकार दिए जाएं, ताकि भारतीयों की कुछ तसल्ली भी हो जाए और अंग्रेजों के हाथ से वास्तविक अधिकार भी नहीं निकले। इसलिए भारतीय मंत्रियों को कुछ अधिकार देने के बावजूद सब मामलों में अंतिम नियंत्रण गवर्नर का ही रहा, जैसा कि हम बाद में देखेंगे। भारतीयों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उन्हें शुरू से ही उत्तरदायी शासन के अयोग्य समझा जाए तथा उन पर संदेह किया जाए। इसलिए भारतीयों का इन सुधारों से असंतुष्ट होना स्वाभाविक था। दूसरा इसमें अवगुण या दूसरी आलोचना, राज्यपालों में आवश्यक या राज्यपाल यानी गवर्नर, प्रांतीय जो गवर्नर थे उनमें आवश्यक योग्यता का अभाव था। प्रांतों में दोहरे शासन का बहुत ही कठिन प्रयोग था। गवर्नरों को इस प्रणाली में विशेष अधिकार दिए गए थे और उनको इस प्रणाली को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भाग लेना था। दोहरे शासन की सफलता इस बात पर काफ़ी निर्भर थी कि गवर्नर हस्तांतरित आरक्षित भागों के मतभेदों को किस तरह से दूर करते हैं। गवर्नरों ने इन सुधारों की सफलता के लिए कुछ असाधारण गुणों की आवश्यकता थी। यानी इस दोहरे शासन को सफल बनाने के लिए गवर्नरों में कुछ असाधारण गुणों की आवश्यकता थी। इस बात की आवश्यकता थी कि गवर्नर जनता की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं को समझे और उनका मान करे, तभी वे मंत्रियों की कठिनाइयों को अच्छी तरह समझ सकते थे और उनका हल भी निकाल सकते थे। यदि गवर्नर मंत्रियों के कामों में अनुचित हस्तक्षेप करें और उनको वांछनीय सहयोग न दें अथवा अपने विशेष शक्तियों का बार बार प्रयोग करें, दोहरा शासन कभी भी सफल नहीं हो सकता था। अधिकांश गवर्नरों में इन आवश्यक गुणों का अभाव था, इसलिए दोहरा शासन असफल रहा। नंबर 3 पर हम कर सकते हैं प्रांतीय विषयों का अवैज्ञानिक बंटवारा। प्रांतीय विषयों का 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। जैसे पहले बताया गया है कि प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बंटवारा सरकार की एकता को नष्ट करने वाला था। यह बंटवारा सैद्धांतिक रूप दृष्टि से तो गलत था ही, परंतु जिस अवैज्ञानिक ढंग से इन प्रांतीय विषयों का बंटवारा किया गया उसने इनके दोषों को और भी अधिक बढ़ा दिया। विषयों का बंटवारा इस ढंग से किया गया कि मंत्रियों के पास किसी भी समूचे विभाग का नियंत्रण नहीं था। मद्रास सरकार के व्यवसाय मंत्री सर वी.के. रेड्डी ने बुद्धिमान कमेटी के सामने गवाही देते हुए इस बात पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा, मैं कृषि मंत्री था पर सिंचाई से मेरा कोई संबंध नहीं था।
कृषि मंत्री होते हुए भी मेरा मद्रास कृषिकार ऋण अधिनियम और मद्रास भूमि विकास ऋण अधिनियम से कोई सरोकार नहीं था। सिंचाई, कृषि ऋण, भूमि विकास ऋण और अकाल रक्षा के बिना कृषि मंत्री की कार्यक्षमता और प्रभाव की केवल कल्पना ही की जा सकती है। मैं व्यवसाय मंत्री भी था, पर कारखाने, विद्युत और श्रम जो आरक्षित विषय थे मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। जो स्कूल या कॉलेज भारतीय राजाओं और नवाबों के बच्चों के लिए खोले गए थे या यूरोपियन, एंग्लो इंडियन सैनिक अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए खोले गए थे, उन पर शिक्षा मंत्री का कोई नियंत्रण नहीं था और वे आरक्षित विषयों में रखे गए थे। इससे स्पष्ट होता है कि मंत्रियों को आरक्षित विभागों पर आवश्यकता से अधिक निर्भर बना दिया गया, जिसके दुष्परिणाम निकले। अगला बिंदु है गवर्नरों की विशेष शक्तियाँ तथा सार्वजनिक सेवाएं। मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट के रचयिता गवर्नर के हाथ में काफ़ी शक्तियाँ देना चाहते थे। वे उसको संवैधानिक अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे जो केवल अपने मंत्रियों की इच्छा के अनुसार सब कार्य करे। उनका उद्देश्य यह था कि जब तक मंत्रियों की सलाह के कोई भयानक परिणाम न निकले, उसकी सलाह मान ले जाए। मॉन्टफोर्ट सुधारों के शुरू में होने के बाद हमारे देश में कांग्रेस का 2 वर्षों तक असहयोग आंदोलन चला था और उस समय सरकार को नरम दल के सहयोग की पूर्ण आशा थी। इसलिए गवर्नरों ने मंत्रियों के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया। परंतु बाद में जब आंदोलन समाप्त हो गया और मॉन्टेगू भारत सचिव नहीं रहे, तो गवर्नरों ने मंत्रियों के कार्य में अनुचित हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आगे के बिंदुओं के बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।